नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम इमाइल डर्कहाइम को पढ़ेंगे। समाजशास्त्री विचारकों के अंतर्गत जितने भी विचारक हैं उनमें इमाइल डर्कहाइम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे आप नेट, जेआरएफ या सेट का एग्ज़ाम दे रहे हों या मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हों, तब भी इमाइल डर्कहाइम समाजशास्त्री विचारकों के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगस्त काम्टे, इमाइल डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स, मर्टन, ये सभी जो हैं, मैक्स वेबर, ये सभी जो हैं महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस सीरीज का ये पहले विचारक रहेंगे इमाइल डर्कहाइम, और उस तरह हम आगे अन्य विचारकों पे भी वीडियोस बनाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए हम इमाइल डर्कहाइम का जीवन परिचय से शुरू करते हैं। इमाइल डर्कहाइम का जन्म 15 अप्रैल 1858 में फ्रांस के एपिनल शहर में हुआ था। ये यहूदी परिवार से थे और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है और जो स्नातक तक की शिक्षा है वह एपिनल शहर में ही संपन्न हुई थी। इसके बाद ये पेरिस चले गए, जहाँ इन्होंने इकोल में आगे की शिक्षा ग्रहण की। इकोल विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके ये जर्मनी गए 1896 में, जहाँ इन्होंने बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान के प्रोफेसर बने। हम इसे देख लेते हैं। इनका जन्म जो है 15 अप्रैल 1858 में हुआ था फ्रांस के एपिनल में। स्नातक तक की शिक्षा इन्होंने एपिनल में पूरी की है। 1896 में वे बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान, समाजशास्त्र नहीं, क्योंकि 1896 तक समाजशास्त्र कोई विषय नहीं था। उससे 1913 में इमाइल डर्कहाइम ने समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में प्रतिस्थापित किया है और उसके पहले प्रोफेसर बन के, लेकिन 1896 तक वो समाज विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं। 1896 में वो समाज विज्ञान के प्रोफेसर बने हैं बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में। उसी विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्होंने अगस्त काम्टे के कार्य को और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि वो उनसे प्रभावित थे और अगस्त काम्टे का भी यही मानना था कि समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करना चाहिए, इसीलिए उन्होंने इस पे जो कार्य किया था उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए इमाइल डर्कहाइम ने 1913 में समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर बन के इसको एक अलग विषय के रूप में प्रतिस्थापित किया एवं 15 नवंबर 1917 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो जो समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया है वो किसने किया है? इमाइल डर्कहाइम ने। ठीक है, इमाइल डर्कहाइम ने आत्महत्या, श्रम विभाजन, प्रकार्यवाद जैसी सिद्धांत दिए। क्या क्या? आत्महत्या, किस प्रकार समाज में आत्महत्या की घटना जो घटित होती है, सामान्य नज़रों से देखें तो यह लगेगा कि आत्महत्या जो है वह व्यक्तिगत घटना है, जबकि यह व्यक्तिगत घटना नहीं है। इमाइल डर्कहाइम का कहना था, और जो कि सत्य है, कि आत्महत्या जो है वह सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं प्रेरित रहती है। यानी कोई एक व्यक्ति है वो ऐसे ही उठ के अचानक जाके आत्महत्या नहीं कर लेता कि आज कोई व्यक्ति लेटा है और अचानक उठ के जाए और आत्महत्या कर ले। वह सामाजिक रूप से किसी न किसी तरह से स्वयं को प्रताड़ित, अकेला या कमज़ोर समझता है, जिस कारण उसे जीवन जीने से बेहतर मृत्यु उचित लगती है और वो आत्महत्या करता है। और उसके कई कारण हो सकते हैं जिसे उन्होंने प्रकारों के रूप में बताया है। तो आत्महत्या, धर्म को उन्होंने प्रकार के अंतर्गत बताया है। प्रकार्यवाद क्या है? किसी संगठन को बनाए रखने में, किसी संगठन की व्यवस्था को बनाए रखने में उसके अवयवों यानी उसके अंगों द्वारा जो दिया हुआ योगदान है, यानी उस संगठन, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो उसके अंग हैं, जो भी कार्य करते हैं, वह क्या कहलाता है? प्रकार्य। ठीक है, तो प्रकार्यवाद में उन्होंने यही समझाया है। अच्छा, समाज के रूप में प्रकार्य क्या क्या हो सकते हैं? विवाह, नातेदारी, हत्याएं, मतलब क्राइम, या कोई भी चीज़ जो भी समाज में आप अपने चारों ओर देखते हैं, कैसी कॉलोनी है, कैसा रहन सहन है, कैसे कपड़े हैं, वर्तमान समय में विवाह की कैसी अवधारणा है, कैसे विचार हैं, कैसी फिल्में चल रही हैं, यह सब कुछ जो है प्रकार्य में आ जाएगा, क्योंकि फिल्मों का अपना योगदान होता है समाज को बनाने में। कॉलोनी किस प्रकार की है, इसका योगदान होता है। किस प्रकार के विवाह चल रहे हैं? प्राचीन समय में संस्कार माना जाता था विवाह को, और परिवारों द्वारा प्रेरित होता था। वो दो परिवार मिलकर तय करते थे कि हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी। वर्तमान समय में स्वयं स्वतंत्र हैं बच्चे अपनी विवाह के लिए। प्रेम विवाह बहुत ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है वह
प्रभावित करता है समाज को बनाने में। वर्तमान समय में जो भी समाज हमारे आसपास है वो इसके अंगों द्वारा ही प्रेरित है, मतलब इसके अंगों द्वारा ही मिलके बना हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि समाज कोई एक ही चीज़ है, नहीं, समाज इन छोटी छोटी इकाइयों का समग्र है। जैसा कि कहा ही गया है, समाज जो है वह इन सभी इकाइयों का समग्र है ना, एकीकृत समग्र है। सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य, इमाइल डर्कहाइम का मानना था कि समाज में मौजूद सभी वस्तुओं को, मतलब हर वस्तु को जो है एक तथ्य के रूप में देखा जाए। इससे क्या होता है, हम उसे वैज्ञानिक विधि द्वारा उसका अध्ययन करेंगे और इस तरह जो परिणाम निकलेगा वो वैज्ञानिक होगा, विश्वसनीय होगा और यूनिवर्सल होगा, और जो कि आवश्यक होता है। यदि हम समाज को एक विज्ञान के रूप में मानते हैं तो आवश्यक है कि उसके द्वारा निकाले हुए जो निष्कर्ष हैं, जो सिद्धांत उसके द्वारा बनाए जाते हैं, वो सभी जगह पे एप्लीकेबल हो, यूनिवर्सल हो, विश्वसनीय हो, है ना। तो इसीलिए इसके लिए आवश्यक है कि समाज में मौजूद सभी वस्तुओं को, सभी तत्वों को जिनका हमें अध्ययन करना है, उसे हम एक तथ्य के रूप में माने। ठीक है, अगला है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन, इमाइल डर्कहाइम ने प्रकार्यवाद के अंतर्गत श्रम विभाजन को भी प्रकार्य बताया है। यह समझाया है कि श्रम विभाजन समाज को बनाए रखने में कैसे उपयोगी है, श्रम विभाजन क्या है और यह समाज को किस प्रकार प्रभावित करता है, कैसे यह लाभदायक है और कैसे यह हानिकारक है। ठीक है, समाज में अपना क्या महत्व रखता है। इमाइल डर्कहाइम एक प्रत्यक्षवादी या ऐसे कहें कि इमाइल डर्कहाइम प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री थे, विकासवादी थे, प्रकार्यवादी, समाजशास्त्री। प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री होने का तात्पर्य यह है कि वो वैज्ञानिक विधियों द्वारा समाज का अध्ययन करते थे, मतलब वो चाहते थे कि समाज का अध्ययन जो है वो वैज्ञानिक विधियों द्वारा हो, अन्य समाजों का, अन्य विज्ञानों का जिस प्रकार हम अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक विधियों द्वारा, वैसे ही सामाजिक तथ्यों का भी अध्ययन हो, ताकि जो उसके परिणाम निकले वो विश्वसनीय हो। आवश्यक है कि तथ्यों या आंकड़ों को विश्वसनीय स्रोतों द्वारा ग्रहण किया जाए, संकलित किया जाए, उसे व्यवस्थित किया जाए, वर्गीकृत किया जाए, विश्लेषित किया जाए। उसके बाद जो अंतिम परिणाम निकलेगा, जो सिद्धांत निकलेगा, आता है इस प्रकार की वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा जब हम किसी भी प्रकार के तथ्यों का अध्ययन करेंगे तो उसके द्वारा निकले हुए जो निष्कर्ष, जो सिद्धांत हैं, वो यूनिवर्सल भी होंगे और विश्वसनीय भी होंगे। और वही हमारा लक्ष्य है कि समाजशास्त्र का अध्ययन करते हुए आवश्यक है कि जब हम उसके द्वारा निकाले हुए सिद्धांतों को रखें तो समाज में कहीं भी वह सिद्धांत एप्लीकेबल हो, उतने विश्वसनीय हो। विकासवादी से उनका अर्थ यह है कि कालक्रम के अनुसार, जैसे कोई नियम, कोई सिद्धांत बना है, अब आवश्यकता है कि कालक्रम के अनुसार उन नियमों में परिवर्तन किया जाए। यदि किसी प्रकार का उनके सिद्धांतों में कमियां हैं तो वह कालक्रम के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसे विकासवाद कहते हैं। यह नहीं कि वह समय बदलता जाए, जमाना बदलता जाए और वो अपने पुराने ही विचारों में, पुराने सिद्धांतों को लेकर बैठे रहे। नहीं, उनका, इमाइल डर्कहाइम का मानना है कि यदि आवश्यकता है तो आप सिद्धांतों में परिवर्तन कर सकते हैं, यही विकास होता है। तो विकासवादी समाजशास्त्री थे। अगला है प्रकार्यवादी उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रकार्यवाद का अर्थ है कि किसी भी संगठन को, किसी भी व्यवस्था को बनाए रखने में उसके अंगों द्वारा, उस संगठन के अंगों द्वारा दिया हुआ योगदान, ठीक है, वही प्रकार्य कहलाता है। तो समाजशास्त्री प्रकार्यवादी थे। उनका मानना यह था कि समाज का हर एक स्वरूप, किसी भी प्रकार का समाज हो, कभी भी रहा हो, उसे बनाए रखने में या उसे उस प्रकार का समाज बनाए रखने में, प्राचीन समाज को प्राचीन समाज बनाए रखने में, वर्तमान में जो मॉडर्न सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी बनाए रखने में
हमारे इस समय मौजूद प्रकार्य जितने हैं उनका योगदान है, जो भी अंग है उनका जो भी कार्य है उसी की सहायता से, उसी के द्वारा प्रेरित होकर अभी यह समाज मौजूद है। वर्तमान समाज में भी जो भी व्यवस्था है, वर्तमान में जो भी समाज है जो हम अपने आसपास देखते हैं, यह समाज जिसे हम कहते हैं कि ये मॉडर्न सोसाइटी है, तो ये जो मॉडर्न जो आधुनिक समाज है यह इसके अंगों द्वारा ही बनी हुई है। ऐसा नहीं कह सकते कि समाज कोई एक ही वस्तु है, नहीं, कोई एक ही चीज़ समाज नहीं है, समाज अकेले कोई चीज़ नहीं है। समाज छोटे छोटे हर एक इसके अंगों का एकीकृत है, समग्र है, ठीक है। जैसे नातेदारी, विवाह, वर्तमान वैवाहिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, एकल परिवार हो, ग्रामीण बस्तियां हो, शहरी बस्तियां हो, स्लम्स हो, ये हर एक चीज़, क्राइम, जजमेंट्स, जो भी है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, यह सब कुछ अपना एक योगदान देती हैं वर्तमान समाज को बनाने में। तो वही जो योगदान वह देती हैं वही कहलाता है प्रकार्य, ठीक है, जिसे इमानुएल डर्कहाइम ने बहुत ही अच्छे से उल्लेखित किया है। अब हम बात करते हैं इमानुएल डर्कहाइम द्वारा लिखी गई किताबों की, ठीक है, क्योंकि वह आवश्यक है और नेट जेआरएफ की परीक्षा हो या सेट की परीक्षा हो, उसमें किताबों से कई प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे यह किताब किसने लिखी है, यह तो प्रश्न सामान्य है। इसके अलावा कोई किताब का नाम दे देंगे और उसके सन के 4 ऑप्शन दे देंगे, तो कौन सी किताब किस सन में लिखी पूछ सकते हैं। और अब मुख्यतः इस तरह के प्रश्न आते हैं कि कई किताबें दे देगा जिसके सन नहीं लिखे होंगे, 3-4 किताबें दे देगा। मान लीजिए कि उसने 4 उठा लिया, ये और ये, ठीक है, तो इसे सीक्वेंस में नहीं, ऐसे तितर बितर लिख के दे देगा और फिर वह बोलेगा कि इसे सीक्वेंस में कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, है ना। तो यदि आपने इसे कालक्रम के अनुसार याद किया होगा तो आपसे वहाँ बन जाएगा, और नहीं किया होगा तो फिर तो इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप इन्हें कालक्रम के अनुसार पढ़ें और कालक्रम के अनुसार ही याद करें, है ना। तो चलिए हम देखते हैं इनके द्वारा लिखी हुई किताबें कब लिखी गई हैं, किताब का क्या नाम है और उस किताब की विशेषता क्या है। चलिए, तो इमानुएल डर्कहाइम की पहली पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो 1893 में उन्होंने लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने श्रम विभाजन का विस्तार से उल्लेख किया है, ठीक है। श्रम विभाजन क्या है, समाज में इसका क्या असर पड़ता है, इसका कार्य क्या है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में, है ना, और इसके लाभ, इसकी हानि, समाज में रहने वाले व्यक्तियों पर इसका प्रभाव कितना लाभप्रद होगा, कितना हानिकारक होगा, यह सब उन्होंने कहाँ बताया है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893। अगली पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो उन्होंने लिखी है 1895 में। सोशियोलॉजिकल मेथड नाम से ही पता चलता है, इसमें उन्होंने समाजशास्त्रीय परंपराओं के बारे में बताया है, ठीक है, जो उन्होंने कब लिखी है, 1895 में। अगली पुस्तक है सुसाइड, जो 1897 में लिखी गई थी। इस पर उन्होंने बताया है आत्महत्या के विषय में विस्तार से। आत्महत्या क्या है, समाज में कैसे घटित होती है, यह है व्यक्तिगत घटना है, सामाजिक घटना है, व्यक्तिगत है तो कैसे, सामाजिक है तो कैसे, कितने प्रकार की होती है, उन प्रकारों का उल्लेख वह भी बताया है, उसका उपचार भी बताया है कि क्या कर सकते हैं ताकि ऐसे आत्महत्याएं ना हो, लोग आत्महत्याएं ना करें। इसके लिए क्या किया जा सकता है, समाज में क्या क्या बदलाव लाने चाहिए, एक समाज का एक अंग होने के तौर पे हमें क्या क्या कुछ करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए सामाजिक, ताकि आत्महत्याएं कम हो या ना हो। इस अतः आत्महत्या का उपचार भी उन्होंने इस पुस्तक में बताया है और उसके प्रकार भी बताए हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगली पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो 1912 में लिखी थी। इसमें उन्होंने धर्म के विषय में बात की है। प्रकार्यवाद के अंतर्गत उन्होंने जो धर्म का प्रकार्य बताया था उसकी बात उन्होंने द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में बताया है। अगली पुस्तक है एजुकेशन एंड सोसाइटी, जो 1922 में लिखी गई थी। अगली पुस्तक है सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, जो 1924 में लिखी गई थी। अगली पुस्तक है एजुकेशन मोरल, जो 1925 में लिखी गई थी। और सबसे आखिर में है सोशलिज्म, जो 1928 में लिखी गई थी। ये इमानुएल डर्कहाइम की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और ये कालक्रम के अनुसार लिखी हैं। जैसे द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड उसके बाद 1895 में, सोसाइटी 1897 में, जो कि क्रम से है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में,
एजुकेशन एंड सोसाइटी 1922 में, सोशियोलॉजी एंड फिलासफी 1924 में, एजुकेशन मोरल 1925 में, सोशलिज्म 1928 में। यह पूरा एक क्रम से लिखा है, आप इसे इसी क्रम में लिखें और इसी क्रम में याद करें, ठीक है। अगला टॉपिक है समाजशास्त्री सिद्धांत, इमैनुएल डर्कहाइम के समाजशास्त्री सिद्धांत। अब सबसे पहले समाजशास्त्री सिद्धांत जो है वो किस पुस्तक में दिया है, बताया था, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। जो कब लिखी गई थी, 1895 में। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड जो 1895 में लिखी गई थी, इसमें उन्होंने समाजशास्त्री सिद्धांतों के विषय में विस्तार से उल्लेखित किया है। अब समाजशास्त्री सिद्धांतों के अंतर्गत इमैनुएल डर्कहाइम ने बात की है सामाजिक तथ्यों की, और जो इमैनुएल डर्कहाइम के सामाजिक तथ्य थे ना, वो हर्बर्ट स्पेंसर के व्यक्तिवादी सामाजिक तथ्यों से बिल्कुल, सामाजिक तथ्यों के विचार से बिल्कुल अलग थे। हर्बर्ट स्पेंसर का मानना था हर्बर्ट स्पेंसर का कहना था कि जो सामाजिक तथ्य होते हैं वो व्यक्तिवादी होते हैं। कैसे? उनका कहना था कि समाज का जो अध्ययन है, उनका हर्बर्ट स्पेंसर का मानना था कि समाज के जो अध्ययन है वो हमें व्यक्ति को केंद्र में रख के करना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार सामाजिक तथ्य जो है वो समाज में मौजूद सभी वस्तुएं व्यक्ति के ही इर्द गिर्द होती हैं, यानी व्यक्ति से ही समाज बनता है, ठीक है। जबकि इमैनुएल डर्कहाइम का मानना था कि उनका मानना था कि समाज को केंद्र में रख के यदि अध्ययन किया जाएगा तो ही वह वैज्ञानिक कहलाएगा, अन्यथा व्यक्ति को केंद्र में रख के यदि हम किसी व्यक्ति को केंद्र में रख के हम समाज का अध्ययन करेंगे तो वह जो परिणाम निकलेंगे, उससे जो सिद्धांत बनेंगे वो अवैज्ञानिक माने जाएंगे, क्योंकि व्यक्तियों के विचार बदलते रहते हैं, इसलिए उनके परिणाम जो है वो हमेशा बदलते रहेंगे। आज मैं किसी बात पे सहमत हो सकती हूँ, कल किसी और बात पे सहमत होंगे। जैसे आपके एक गांव में ही 1000 लोग होंगे या 500 लोग होंगे, 500 लोगों की किसी एक बात को लेके, किसी एक तथ्य को लेके अलग अलग विचार होंगे, ठीक है। इसका सामूहिक तौर पे अध्ययन करना कहलाता है इमैनुएल डर्कहाइम का विचार। और मैं उस गांव की मेंबर हूँ, मैं उस गांव में रहने वाली ग्रामीण हूँ, और मेरा विचार, इसका विचार जो भी XYZ 2-4 लोगों के अलग अलग विचार जो है वो व्यक्तिवादी कहलाएंगे। कि मेरा, मान लीजिए, प्रेम विवाह के ऊपर या विधवा विवाह के ऊपर मेरा विचार अलग है और उसका विचार अलग है, किसी का विचार अलग है, किसी का विचार अलग है, जो 4-5 लोग हैं। लेकिन अगर 500 लोगों की सामूहिक विचार, मतलब उन सबका सम जो है वह जो सभी को सामूहिक तौर पे केंद्र में रख के कि सभी लोगों के विचार लगभग क्या हैं, ठीक है, वो जो विचार निकलेंगे, वह जो परिणाम, वह जो सिद्धांत निकलेगा, वही सत्य और वैज्ञानिक कहलाएगा। ऐसा दुर्कheim मानते थे, जो कि भी सत्य है। मेरा भी मानना यही है कि हमारे इंडिविजुअल्स के जो थॉट्स हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं, जबकि हमें हमेशा कलेक्टिव थॉट्स को लेकर चलना चाहिए कि पूरा एक जो सभी लोग हैं उन सब के थॉट्स लगभग कैसे हैं, और उसी अनुसार हम सिद्धांत बनाते हैं। सभी प्रकार के सर्वे इसी प्रकार किए जाते हैं, सैंपल्स लिए जाते हैं, और फिर जो ऑथेंटिक सैंपल्स होते हैं, जो आवश्यक होते हैं, उन्हें लिए जाता है, और फिर उनका एक वो निकाला जाता है, सम निकाला जाता है कि हाँ, पूरे उस ओवरऑल जिस एरिया का हमने सर्वे किया है वो उनका अंतिम परिणाम क्या रहा, मतलब सभी प्रकार का जो अंतिम परिणाम है वो क्या रहा। जैसे अगर हम कहीं पे किसी जगह पे सर्वे कर रहे हैं, किसी क्षेत्र में, कि विधवा विवाह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो हम सब में एक फॉर्म लेके जाएंगे और लिखवाएंगे करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, है ना। तो मेरे विचार होंगे कि करना चाहिए, और उसके विचार होंगे करना चाहिए, उसके विचार होंगे करना चाहिए। मैं आज कह रही हूँ करना चाहिए और मैं कल जाके बदल जाऊँ कि नहीं करना चाहिए, तो मेरे द्वारा
यदि वो व्यक्ति सिर्फ मेरी बात माने कि मैंने कहा था कि आज करना चाहिए और कल मैं बोल दूं कि नहीं करना चाहिए, तो उसने मुझे एक व्यक्ति को केंद्र में रख के बोला है कि विधवा विवाह होना चाहिए, तो कल को मैं बदल जाऊंगी, बोल दूंगी विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, बाल विवाह रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। वह कहलाएगा व्यक्तिवादी होना, ठीक है। और यदि वह मेरी बात सुनेगा, मेरी बात को लिखेगा कि हाँ विधवा विवाह होना चाहिए, साथ ही वह 500 जो अन्य लोग हैं उस क्षेत्र में उन सभी की बातों को लिखेगा कि किसने किसने कहा है कि विधवा विवाह होना चाहिए, बाल विवाह रुकना चाहिए। उसके बाद वो सम निकालेगा, एनालाइज करेगा डेटा को, और उसके बाद जो अंतिम परिणाम निकालेगा उससे वह निष्कर्ष निकाल पाएगा कि विधवा विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब इस सर्वे का अंतिम परिणाम क्या निकला, ठीक है। तो यह कहलाएगा डुर्खीम द्वारा, तो यह कहलाएगा डर्कहाइम का सामाजिक तथ्य के ऊपर उनका सिद्धांत। अब सामाजिक तथ्यों को जान लेते हैं। सबसे पहले सामाजिक तथ्य डुर्खीम कह किसको रहे हैं, क्या वो चीजें हैं जिन्हें सामाजिक तथ्य कह रहे हैं। तो समाज में व्याप्त हर चीज चाहे वो विवाह हो, नातेदारी हो, बोली हो, भाषा हो, संस्कृति के अंदर जो भी टोने हो, जादू मंत्र हो, जितने भी साहित्य हैं, जितनी भी प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, ये सब क्या है, सामाजिक तथ्य है, ठीक है। और इन सभी चीजों को दुर्खीम ने वस्तु माना है, अर्थात सामाजिक तथ्यों को क्या माना है, भौतिक वस्तुएं। सामाजिक तथ्यों को भौतिक वस्तु माना है, क्योंकि डर्कहाइम का कहना है कि जिस प्रकार सभी विज्ञानों का अध्ययन करने के लिए, सभी विज्ञानों में अध्ययन करने के लिए भौतिक तथ्यों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण जो परिणाम निकलते हैं वे विश्वसनीय और यूनिवर्सल होते हैं। इसी तरह यदि हम समाज को विज्ञान मानते हैं तो उसके तथ्यों को भी हमें भौतिक वस्तु मानकर ही चलना होगा, ठीक है। हम यदि सामाजिक तथ्यों को भौतिक वस्तु मानकर चलेंगे तो हम उसी प्रकार उसका अध्ययन करेंगे, तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से निकलेंगे जो वैज्ञानिक होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं। ठीक है, सामाजिक तथ्यों को हमने यह जाना कि डर्कहाइम सामाजिक तथ्यों को भौतिक वस्तु के रूप में मानते हैं। अब भौतिक वस्तु के रूप में मानते हुए वो सामाजिक तथ्यों की कुछ विशेषताएं बताते हैं। जो पहली विशेषता है बाह्यपन, दूसरी है आंतरिक सार्वभौमिक वस्तुनिष्ठता। तो पहले हम जानते हैं बाह्यपन को। सामाजिक तथ्य जो है वह मनुष्य के बाहर मौजूद होते हैं, ठीक है, ये व्यक्ति के बाहर मौजूद होते हैं, और बाहर मौजूद होते हुए भी वे व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करते हैं। वर्तमान में मैं अपने चारों तरफ जो भी देखूंगी, जो भी मैंने देखा है बचपन से लेकर अब तक, उन्हीं सभी चीज़ों का जो समग्र है वही मेरे विचारों को प्रभावित किया है और उसी से मेरा व्यक्तित्व बना है, ठीक है। तो जो सामाजिक तथ्य हैं वह मनुष्य के बाहर मौजूद होते हैं, पर फिर भी वह मनुष्य को आंतरिक तौर पर प्रभावित करते हैं, यानी कि उनके विचारों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी घर में जहाँ बड़ों का आदर सम्मान किया जाता है, उस घर के छोटे बच्चे बड़ों का आदर सम्मान स्वयं ही करने लग जाएंगे। उस बच्चे के बाहर मौजूद है यह, ठीक है, ये जो संस्कार है, जो संस्कृति है, उस बच्चे के बाहर मौजूद है, फिर भी उसके विचारों को प्रभावित किया उसने, और वह उससे प्रभावित होकर अपना आचरण, अपने विचारों को भी बिल्कुल वैसा ही बना लेगा। वैसे ही एक क्रिमिनल के घर में यदि कोई है तो जिस प्रकार का उसके घर में व्यवहार होगा वह भी उसी प्रकार से ढल जाएगा। हालांकि कभी कभी अपवाद भी होते हैं, आवश्यक नहीं है, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि यही होगा, अपवाद भी हो सकता है, पर सामान्यतः विचार जो है ऐसे ही प्रभावित होते हैं। हमारे आसपास मौजूद जो भी वस्तुएं हैं हम उन्हीं से प्रभावित होकर अपने विचारों का वो बनाते हैं, ठीक है, ये ऐच्छिक नहीं है, ये अपने आप बनते हैं। अगला है आंतरिक, इसका भी यही अर्थ है, बाह्यपन का अर्थ ही आंतरिक पे भी आता है कि जो भले ही जो वस्तुएं हैं, जो सामाजिक तथ्य हैं, वो व्यक्ति के बाहर मौजूद हों, फिर भी जो प्रभाव है वो उनके अंदर आंतरिक तौर पे होता है। यानी कि
मैंने देखा या किसी बच्चे ने देखा कि मेरा बड़ा भाई अपने पिता के पैर छूता है, ठीक है, हमारे पिता के पैर छूता है, तो कुछ दिनों बाद वो बच्चा भी पैर छूने लग गया, ठीक है। किसी के आने पे नमस्कार करता है तो वह बच्चा भी नमस्कार करने लग गया, ठीक है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो बाहर मौजूद हैं, लेकिन व्यक्ति को आंतरिक तौर पे प्रभावित करता है। इसी प्रकार से आप किसी निगेटिव तरफ भी सोच सकते हैं कि कहीं पे क्राइम ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे बच्चा वही सीख लेता है, कहीं पे बदतमीजी से बात करें तो बच्चा वही सीख लेता है। एक बच्चा जो सभ्य रहा हो भले ही, लेकिन वह बुरी संगति में, यानी जो गाली गलौज करने वाले बच्चे होते हैं उनके साथ मिलकर वो सीख लेता है। तो ये जो सामाजिक तथ्य हैं वो बाहर मौजूद है और वो उसको आंतरिक तौर पे प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। अगली विशेषता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक से अर्थ है कि जो भी सामाजिक तथ्य होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, सभी जगह पे व्याप्त होते हैं। अर्थात जो सामाजिक तथ्य होंगे वह सभी मनुष्यों को, उस समाज में मौजूद सभी मनुष्यों के चेतन को, उनके विचारों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। पूजा अर्चना करने का जो ढंग होता है वो सभी का लगभग एक जैसा ही होता है, यदि एक ही धर्म के हैं। पूजा अर्चना या उपासना करने का सबका ढंग लगभग सेम ही होता है। विवाह के ढंग लगभग सेम होते हैं उस क्षेत्र विशेष के, उस संस्कृति विशेष के, तो उस समाज विशेष के बेसिकली। तो जो भी सामाजिक तथ्य हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में विवाह की जो रीतियां हैं वह पूरे मध्य प्रदेश में लगभग एक जैसी ही होंगी। राजस्थान में होने वाली विवाह की जो रीतियां हैं वो लगभग एक जैसी होंगी। इसी तरह साउथ इंडिया चले जाओ, नॉर्थ इंडिया चले जाओ, पूर्वी क्षेत्र में चले जाओ या कहीं, तो हर जगह की, हर क्षेत्र की अपनी विवाह आदि की जो रीतियां हैं वो लगभग एक जैसी होती हैं। तो इसका अर्थ यह है कि जो भी सामाजिक तथ्य होंगे, जो भी बातें होंगी, जो भी समाज की विशेषता होगी वह लगभग एक जैसी ही होती है, ठीक। अगली विशेषता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन हम बिना पूर्वाग्रहों को जाने हुए करें। किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन हम उस घटना को समाज के संदर्भ में रख के करें, या उस घटना का अध्ययन हम समाज के संदर्भ में रख कर करें। यानी आत्महत्या का अध्ययन हम समाज के तौर पे करें, ना कि उसे व्यक्तिगत लें। हम किसी घटना को उसी घटना के परिप्रेक्ष्य से देखें, ना कि इसे व्यक्तिगत बनाएं या अपने विचारों से इसे प्रभावित करें। यदि कोई मुद्दा है, यदि कोई घटना है, तो हम उसे समाज के संदर्भ में देखें और उसी प्रकार से उसका अध्ययन करें, ना कि अपने इंडिविजुअल्स के थॉट्स को से उस घटना को प्रभावित करें। इससे होता यह है कि जो घटना होती है या जो भी सामाजिक तथ्य होते हैं उन पे किसी भी तरह का बाहरी प्रभाव नहीं पड़ता, और जो उसके द्वारा, उस अध्ययन के द्वारा जो परिणाम निकल के आते हैं, जो सिद्धांत निकल कर आते हैं, वो वैज्ञानिक होते हैं, वो सही होते हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं थी। पहली थी बाह्यपन, सामाजिक तथ्य मनुष्य के बाहर रहते हुए मनुष्य को आंतरिक तौर पर प्रभावित करते हैं। दूसरी थी आंतरिक, जिसका अर्थ लगभग बाह्यपन जैसा ही है कि भले ही वस्तुएं, सामाजिक तथ्य मनुष्य के बाहर मौजूद होते हैं, लेकिन वह मनुष्य को भीतर से आंतरिक तौर पर प्रभावित करते हैं, उनके विचारों को प्रभावित करते हैं। सार्वभौमिकता, सामाजिक तथ्य जो भी होते हैं वो सभी जगह पे समान ही होते हैं, मतलब हर जो भी सामाजिक तथ्य होते हैं वो सभी मनुष्यों के चेतन को बराबर प्रभावित करते हैं, एक समान तरीके से प्रभावित करते हैं। अंतिम है वस्तुनिष्ठता, अर्थात किसी भी सामाजिक तथ्य का अध्ययन करने के लिए हम पूर्वाग्रहों से प्रभावित ना हो। ठीक है, अपना यह लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और इमैनुएल डर्कहाइम के अन्य सिद्धांतों को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें आत्महत्या, प्रकारवाद, श्रम विभाजन आदि को पढ़ाया जाएगा। और फिर उसके बाद हम इमैनुएल डर्कहाइम के कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, उसके बाद हम आगे के थिंकर्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।